वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, और चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसे अगर देखा जाए तो एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच है, इसके अंदर हमारे इस 12th के फिजिक्स के दो चैप्टर्स कवर होंगे। एक तो ये फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो हम कह सकते हैं भले ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, कंसेप्ट इनमें अलग अलग है, लेकिन ये आते किस ब्रांच के अंदर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो आइए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स वर्ड जो हमने पढ़ रखा है, तो स्टैटिक वर्ड्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स वर्ड जो है वो रेस्ट के लिए आता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ये फिजिक्स की वैसी ब्रांच है जिसमें हमने जो चार्जेस हैं वो किस पे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चार्जेस अगर रेस्ट पे है तो वो कुछ इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में हमने वो चार्जेस जो रेस्ट पे है उनके कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है आसपास के अदर ऑब्जेक्ट्स पे, जो वो फील्ड क्रिएट कर रहा है और जो वो पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, वो सारा कुछ हमने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंदर पढ़ना है। तो सिंपल सा जैसे आपको दिख भी रहा होगा, लिखा हुआ है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द फोर्सेस फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स, किसके कारण, ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्जेस रेस्ट पे है इसलिए इसे हम और एक और नाम देते हैं, वो क्या नाम देते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह लीजिए या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए, सेम चीज़ है। और हमने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें जो था हमने सारा का सारा कंसेप्ट किसका पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की हो गई, एक हो गई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस रेस्ट पे है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस किस में होता है, मोशन में। मतलब इस दो चैप्टर्स में करंट का कंसेप्ट कहीं पे नहीं आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ रहा है। और थर्ड हमारा चैप्टर है कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें हमने फिर चार्जेस मोशन पे आ जाएंगे, तो उस चैप्टर में करंट का कंसेप्ट आएगा। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने समझ लिया कि वैसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें जो चार्जेस रेस्ट पे है उसके कारण जो इफेक्ट्स क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ जो सबसे बेसिक नाम आया वो आया चार्ज। तो अब पहले चार्ज को ही हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हो सकता है कि ये जो हम थियोरेटिकली पार्ट करें, क्योंकि चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें जो है एकदम बेसिक से कंसेप्ट जो इंट्रोडक्शन है वो देखने पड़ेंगे। फिर हमारा एक टॉपिक आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहाँ से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। और उसके बाद फिर जो कूलम्स लॉ है तो उस पर फिर बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो कह सकते हो कोई सी भी इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, उसका जो बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो सिंपल सा चार्ज बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है, तो हमें पता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करते। अब आ जाते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले पे। तो जो मैंने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा 80। तो हमने 11th में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़े थे, और उसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा करंट भी था, और उस करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, जैसे हम मास को एम से करते थे, लेंथ को एल से करते थे, टाइम को टी से करते थे, हमने इतने ही पढ़े थे उसमें। तो करंट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ए से। अब चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ गया, 80। तो ये आया कैसे वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता था, चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, करंट का जो फॉर्मूला है वो होता था चार्ज अपॉन में टाइम। अब ये जो करंट का जो फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, इससे हमने चार्ज का फॉर्मूला निकाल लेना है। तो हम जब इसमें चार्ज का फॉर्मूला निकालेंगे तो उसमें अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वो क्या आ जाएगा, चार्ज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, करंट इंटू में टाइम। तो ठीक है, चार्ज जो है वो हमारा हो जाएगा करंट इंटू में टाइम। तो करंट इंटू में जो आ जाएगा टाइम। अब ये करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो करंट के लिए जो हम
डायमेंशन लेंगे वो हमारा आ जाएगा a, और जो टाइम के लिए हम डायमेंशन लेंगे वो क्या आ जाएगा t। और इस तरीके से जो डायमेंशनल फॉर्मूला है चार्ज का वो क्या बन गया at। मतलब और अगर हम एक्सप्लेन करके कहें तो m0 L0 AT, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार्ज का क्या आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद जो इसकी SI यूनिट है वो हमें पता है, चार्ज की SI यूनिट क्या है कूलम, तो उसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हमने काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखने। हो सकता है आपको ये लग रहा होगा ये तो हमें पता ही है, पर चैप्टर के बेस यही से बनेगा, इसलिए हमने ये छोटे छोटे टर्म्स बेसिक चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। अब सबको पता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज है तो या तो वो प्लस का होगा या फिर वो माइनस का होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो उसमें कोई चार्ज है ही नहीं, या फिर उसमें इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। जितने प्लस के चार्ज हैं उतने ही माइनस के चार्ज हैं, और इसलिए वो न्यूट्रल हो गया। तो दो तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, वो भी आपको हो सकता है याद हो कि हमने एक ग्लास रॉड लिया, ठीक है, हमने एक जो है वो ग्लास रॉड ले लिया और उसमें अभी इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। उसे हमने रब किया किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, उसमें भी इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। अब जब दोनों को आपस में हमने रब किया तो आफ्टर रबिंग हमने जो देखा तो क्या है कि ग्लास रॉड में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ में जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और सेम ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल लिया, उसमें हमने क्या किया था, इवानाइट रॉड लिया, और इवानाइट रॉड को, इवानाइट रॉड मतलब एक तरीके से प्लास्टिक मटेरियल है, तो इवानाइट रॉड लिया और उसे रब किया हमने किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ। तो इनिशियली जो है इन दोनों में भी कोई चार्जेस नहीं थे, लेकिन आफ्टर रबिंग जो है इवानाइट रॉड में जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया और जो वुलन क्लॉथ है उसमें आ गया पॉजिटिव। अब कोई कहेगा अरे ग्लास रॉड में पॉजिटिव आया था तो इवानाइट रॉड में भी पॉजिटिव आना था, सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव था तो वुलन क्लॉथ में भी नेगेटिव आना था, तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये कैसे पता चलता है, तो ये उनके बेसिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब हर किसी सब्सटेंस में एटम्स प्रेजेंट है तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके न्यूक्लियस से बाउंडेड है, किसी में लूजली बाउंडेड है, किसी में टाइटली बाउंडेड है। तो जिन दो सब्सटेंस को हम आपस में रब कर रहे हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है वो पहले इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और जिसमें टाइटली बाउंडेड थे उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो उस लॉस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और जिसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसमें नेगेटिव आ गया। तो अब हम कह सकते हैं जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड ने सिल्क क्लॉथ के कंपेयर में पहले इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसलिए उस पर पॉजिटिव आ गया, और सिल्क क्लॉथ ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आया। तो इस तरीके से इवानाइट रॉड और वुलन क्लॉथ में पहले किसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वुलन क्लॉथ ने, उसमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे, और इवानाइट रॉड ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इस कारण से उस पर कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तो था कि चार्ज का कंसेप्ट कि हमने किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक सिंपल सा वर्ड आ रहा है पोलैरिटी, और पोलैरिटी हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, डाइपोल मोमेंट्स और पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो पोलैरिटी मीन्स वही चार्जेस से रिलेटेड है, तो एक डेफिनेशन लिखी हुई है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या हो गई, वैसी प्रॉपर्टी हो गई जिससे हम दो टाइप के चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम करेंगे वो क्या हो जाती है, पोलैरिटी। और ये जो पोलैरिटी जो प्रॉपर्टी है ये एक और लॉ कह सकते हैं या फिर एक कंसेप्ट कह सकते हैं, जो कि क्या है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, या जिसे हम कैवेंडिश भी कहते हैं। और ये हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि लाइक चार्जेस जो हैं वो क्या होंगे, आपस में रिपल होंगे, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट। हमने मैग्नेट के केस में भी देखा है,
नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपल्सन, साउथ साउथ पोल रिपल्सन, लेकिन अपोजिट पोल्स आते थे तो अट्रैक्शन होता था। सेम वैसे ही चार्जेस के केस में है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपल होंगे, लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से ये लॉ जो है उसके ऊपर बेस्ड है। अब इसके बाद हमने जो है वो एक डिवाइस के बारे में पढ़ना है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप जो है तो ये वैसा डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में जो चार्ज है तो उस चार्ज का नेचर, कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, या फिर चार्ज उसमें है कि नहीं है, उसके प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन आपको दिख रही होगी कि अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है। अब ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसका अगर कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाला आप फिगर देखिए, ये तो ऐसा कुछ, ये जो है ये इलेक्ट्रोस्कोप है। तो इस इलेक्ट्रोस्कोप में क्या हो गया, ऊपर आपको लेवल होगा एक मेटेलिक डिस्क है, ठीक है, और फिर ये एक मेटेलिक रॉड है, और नीचे जो आपको ये दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, उसे मेंशन किया हुआ है गोल्ड लीफ। तो ये पूरा ये जो रॉ मेटेलिक डिस्क, मेटेलिक रॉड और ये गोल्ड लीफ है, यही हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है। अब इसे हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर प्लेस कर देते हैं और एक वुडन कॉर्क लगा दिया। तो ये आपको कॉर्क भी यहाँ पे दिख रहा है। अब ये बाहर की तरफ से इसकी हमने क्या कर दी, अर्थिंग। तो अर्थिंग इसलिए कि किसी कारण से अगर इस कंटेनर पे कोई चार्ज आएगा तो वो अर्थ पे चला जाएगा। और अर्थ आपको मैं बता दूं, ये रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करना है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, और कहीं पे रिलीज करना है तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई भी कर सकता है। तो इस तरीके से हमने अर्थिंग कर दिया है कि कोई चार्ज जो है वो कंटेनर पे ना आए। अब किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, या फिर प्लस का है कि माइनस का है, या उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, वैल्यू मतलब उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख के रखा हुआ है, आप आराम से इसे रीड कर लेना, मैं ओरली आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो इस तरीके से गोल्ड लीफ हमने लिया, तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। ऐसे लेने के लिए हम एल्युमिनियम की लीफ ले सकते हैं, तो वो एल्युमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बन जाएगा। लेकिन जो सबसे बेस्ट जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, क्योंकि जो गोल्ड है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब चार्ज सप्लाई होगा तो उसमें जो मूवमेंट है, ठीक है, वो इजीली हमें ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मान लीजिए कोई मार्कर है या कोई पेन है, अब हमने उसमें देखना है कि उसमें कितने मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है। ध्यान से सुन लेना आप, हमने ये चेक नहीं करना कि उसमें चार्ज है कि नहीं है, हमने ये चेक करना है कि उसमें जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है। तो हमने उस मार्कर या जो हमने पेन लिया था, चलो मार्कर ही बोल लेते हैं, तो उस मार्कर को हमने उस मेटेलिक डिस्क पे जो है टच कर देना है, जिसके कारण क्या होगा, उसमें जो चार्ज है वो ट्रांसफर होते होते वो दोनों गोल्ड लीफ में आ जाएगा। अब जब दोनों गोल्ड लीफ में सेम चार्ज आया है, ठीक है, मार्कर में मान लो पॉजिटिव का चार्ज था पर वैल्यू नहीं पता थी, मैग्नीट्यूड नहीं पता था कि ज़्यादा है कि कम है, तो उसे हमने टच किया मेटेलिक डिस्क से और उसके चार्ज जो है दोनों गोल्ड लीफ में आ गए। अब दोनों गोल्ड लीफ में सेम चार्ज है, पॉजिटिव, तो उस हिसाब से वो आपस में रिपल होंगे और रिपल होके वो दूर होते जाएंगे और उनके बीच में एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी। और वो डाइवर्जेंस अगर कम है तो हम कह सकते हैं उसके जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी कम था, और अगर ज़्यादा डाइवर्ज होते हैं तो उसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था। और वो डाइवर्जेंस को हम कैसे मेज़र करते हैं, तो वो स्केल के हेल्प से होता है और फिर उससे कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे वो नहीं करना, थ्योरेटिकली हमने इसे बस समझना था। तो इस तरीके से गोल्ड लीफ जितना ज़्यादा डाइवर्ज होगा, मैग्नीट्यूड भी चार्ज का उस ऑब्जेक्ट में उतना ही ज़्यादा है। अब नेचर कैसे डिटेक्ट करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसके लिए हमने क्या है, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसके एक गोल्ड लीफ को ऑलरेडी हम चार्ज कर देंगे, ठीक है, बाय रबिंग या अलग तरीके से आगे हमने पढ़ने हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो एक गोल्ड लीफ को हमने ऑलरेडी चार्ज कर दिया, दूसरा गोल्ड लीफ अनचार्ज है। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने इस मेटेलिक डिस्क पे टच करना है, तो उसका जो चार्ज है वो दूसरा जो लीफ था गोल्ड लीफ जो अनचार्ज था उस पर आ जाएगा। अब अगर दोनों गोल्ड लीफ्स में सेम चार्ज होंगे
तो ये रिपल होंगे, और अगर दोनों गोल्ड लीव्स में अपोजिट है तो वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। तो कैसे, तो हमने एक लीव को ऑलरेडी चार्ज कर लिया था, मान लेते हैं हमने उस पर पॉजिटिव चार्ज कर दिया था। अब जो ऑब्जेक्ट हमने टच किया मेटेलिक डिस्क पे, उसका चार्ज दूसरे अनचार्ज लीव पे आया, और मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव का चार्ज था, तो एक गोल्ड लीव में पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट का चार्ज दूसरे गोल्ड लीव में आया जो नेगेटिव है, और दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन होते ही हमें पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमने पहले से ही गोल्ड लीव को पॉजिटिवली चार्ज किया था। अब अगर टच करने पे ऑब्जेक्ट को वो जो गोल्ड लीव्स है वो डाइवर्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लीव में तो हमने पहले से ही पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, पर ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो दूसरे गोल्ड लीव में आया, और ये गोल्ड लीव अब रिपल हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट में भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से ये हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी फाइंड आउट कर लेते हैं और नेचर ऑफ चार्ज भी। ठीक है, आप इसे रीड कर लेना, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्या देखना है, तो एक थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, और वो जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको अभी लास्ट बता ही दिया था कि कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ वही इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो हमें पता है सब में इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव आएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव आएगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज के बेसिस पे सब्सटेंस को हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में कर दिया, एक कौन सा हो गया, कंडक्टर, और एक कौन सा हो गया, इंसुलेटर। ये भी हमें पता है, जिसमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो वो कंडक्टर है, और जिसमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो वो इंसुलेटर है। और एग्जाम्पल्स दिए हुए, मेटल जो है वो कंडक्टर होते हैं, और जो ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो वो आप यहाँ पे रीड कर लेना। ये बेसिक सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा ही बेसिक है। इसके बाद आ जाइए, अब जो हमारे लिए नया थोड़ा सा टॉपिक है वो कौन सा है, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चार्ज नहीं है, अब हम उसको चार्ज करना चाहते हैं, तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज करेंगे वो हम तीन तरीके से कर सकते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में। एक होता है कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, एक जो है वो है कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन, और इसको जैसे आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में लिखा भी है मैंने, वो चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने एक ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी कोई चार्ज होगा, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, वो अनचार्ज है। अब हम वो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसे भी हम चार्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को कांटेक्ट में ले आएंगे। रब नहीं करना है, दोनों को कांटेक्ट में ले आएंगे। कांटेक्ट पे लाते ही जो चार्ज ऑब्जेक्ट था उसका हाफ अमाउंट ऑफ चार्ज वो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, और इस तरीके से वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, चार्ज। तो ये जो तरीका था चार्जिंग का, ये क्या कहलाता है, कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन। कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन में बाय फिजिकल कांटेक्ट चार्ज शेयर हो जाती है। और याद रखिएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट पे 10 कूलम चार्ज है और दूसरा ऑब्जेक्ट है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब आप दोनों को टच करेंगे तो जो चार्जेस आप दोनों में बचेंगे वो एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज कैसे, मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट पे 10 कूलम चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, उस पर 0 है, तो आप दोनों में कितने बचेंगे आफ्टर ये कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन, तो मैंने कहा एवरेज। तो एवरेज कैसे होगा, 10 + 0 अपॉन 2, दो चीज़ों का एवरेज निकाल रहा है इसलिए अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 2। तो 10 + 0 10 हो जाएगा, अपॉन में जो है वो 2 है, तो 5 कूलम आ जाएगा। मतलब आफ्टर कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन जिसमें 10 कूलम था उसमें भी 5 कूलम चार्ज आ जाएगा, और जो अनचार्ज था उसमें भी 5 कूलम चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कौन सा है, कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन। अब यहाँ पे हमने जो है वो दूसरा मेथड देख लेना है, वो कौन सा है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन अगर देखा जाए तो फ्रिक्शनल कॉमन सा वर्ड है साइंस वालों के लिए, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन जिसे ब्रैकेट में हमने लिखा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और इसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट अनचार्ज होंगे, ठीक है, पहले से किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं होगा, और दोनों को आपस में हम रब कर देंगे, फ्रिक्शन के कारण उन दोनों में अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे। और इसका एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, इवनाइट रॉड और वुलन क्लॉथ, तो वो वहाँ पे आपको दोबारा दिख जाएगा। और हाँ, ये जो एक एग्जांपल दिख रहा है ये आपने बचपन में भी कभी ट्राई किया होगा
कॉम्ब ले लिया, उसे ड्राई हेयर पे रैप किया, और उसके बाद वो जो कॉम्ब था वो पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बिफोर रबिंग अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन आफ्टर रबिंग जो है वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कॉम्ब को जब हमने हेयर पे रब किया तो उस कॉम्ब पे क्या आ गया, चार्ज। लेकिन याद रखिए, इसमें उस चार्ज कॉम्ब ने वो पीसेस ऑफ पेपर को जो अट्रैक्ट किया है वो कैसे किया, तो वो हमारा जो तीसरा मेथड हमने पढ़ना है इंडक्शन, उससे किया है। तो वहाँ दो प्रोसेस अप्लाई होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कॉम्ब को हेयर पे रब किया तो कॉम्ब में चार्ज आ गया, हेयर में चार्ज आ गया, लेकिन वो पीसेस ऑफ पेपर पे कोई चार्ज नहीं है। तो फिर वो कॉम्ब के साथ किस तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो वो अभी हमने थर्ड वाला हमारा टाइप है मेथड ऑफ चार्जिंग का, वो हमने यहाँ पे देखना है। दूसरा एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, तो इसे भी देख लीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये, कि जब लैंडिंग या टेक ऑफ होती है तो जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, उसके टायर जो है वो भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन या रबिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके टायर्स को जो है स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रीफाइड ना हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रीफाइड होंगे ड्यू टू फ्रिक्शन तो वो टायर जो है वो डैमेज होता रहेगा। मतलब एक बार ही टेक ऑफ किया टायर डैमेज हो गए, एक बार ही लैंड किया टायर डैमेज हो गए। तो उस हिसाब से उसे स्पेशल मटेरियल से बनाते हैं ताकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण उसमें कोई चार्ज ना आए और उस तरीके से वो सेफ रहे। तो ये हो गए दो मेथड। अब जो तीसरा मेथड है वो हमारा है मेथड ऑफ इंडक्शन या इंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन। हमारा थर्ड मेथड है जो है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पहले और दूसरे मेथड जो हमने पढ़ा उसमें दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब जो चार्ज बॉडी था और जो अनचार्ज था, कंडक्शन वाला इलेक्ट्रिफिकेशन, और दूसरा जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन है, दोनों अनचार्ज थे, वो कांटेक्ट में आने जरूरी है। फर्स्ट वाले मेथड में नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट था और सेकंड वाले में तो रबिंग थी। पर थर्ड मेथड जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो ये वैसा प्रोसेस है जिसमें एक अनचार्ज कंडक्टर जो है पास रखे चार्ज कंडक्टर के बगैर कांटेक्ट में आए भी चार्ज हो जाता है। मतलब ये वही बात हो गई, एक सड़ा हुआ एप्पल, दूर रखे एप्पल को भी, थोड़े पास रखे हुए एप्पल को भी सड़ा देता है। तो उस तरीके से ये इंडक्शन मेथड भी जो है वो विदाउट कांटेक्ट, विदाउट टचिंग जो है आ जाता है। और थोड़ा याद हो, अगर 10th में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट था। तो ये जो इमेज आपको, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें मैंने यही दिखा रखा है मेथड ऑफ इंडक्शन। तो ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया, पॉजिटिव चार्ज है इसमें, ये पहले इनिशियली अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, पर पास रखने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस थे, पहले से चार्जेस आप कहोगे कहाँ से आ गए, तो अगर न्यूट्रल भी था तो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे। लेकिन इस चार्ज बॉडी को इसके जब पास ला के रखे तो अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज थे ड्यू टू अट्रैक्शन वो इस साइड आ जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो इससे रिपल्सन के कारण अपोजिट साइड चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये अब चार्ज आया है, ठीक है ना। ये वो पहले न्यूट्रल था, उसमें कोई चार्ज नहीं है, पर उस चार्ज बॉडी के चार्ज रॉड के कारण इधर नेगेटिव अट्रैक्शन के कारण और पॉजिटिव जो दूर चले गए रिपल्सन के कारण, तो इस तरीके से ये चार्ज आएगा। लेकिन जैसे ही आप ये ग्लास रॉड या ये चार्ज रॉड हटा दोगे, वो फिर जो अरेंजमेंट हुई थी वो कैंसिल हो जाएगी और वो नॉर्मली फिर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि हम चार्ज रॉड हटाते ही वो फिर बैलेंस फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है इस साइड की हम अर्थिंग कर देते हैं। वो अभी इस डायग्राम में नहीं दिख रहा, आप ओरली समझ लीजिए, नीचे एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज की साइड को हमने यहाँ पे क्या कर देनी है, अर्थिंग। अर्थिंग करने के कारण क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड की तरफ आएगा और उस प्लस चार्ज को वो इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज था वो न्यूट्रल कर देगा। अब अगर आप ये चार्ज रॉड हटा दोगे तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे कंडक्टर पे अब नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें कहा जाता कि विद द हेल्प ऑफ अ पॉजिटिवली रॉड चार्ज अ अनचार्ज कंडक्टर नेगेटिवली, ठीक है, किसी अनचार्ज कंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज करिए विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव रॉड, तो हमने इसी तरीके से करना था
तो इसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। ये नीचे वाले जो है, ये क्वेश्चन जो है, तो इसमें कुछ वैसा ही किया है। कह रहा है यू आर गिवन अ मेटेलिक स्पेयर, ठीक है, हाउ कैन यू चार्ज द मेटेलिक स्पेयर नेगेटिवली विदाउट टचिंग इट। तो विदाउट टचिंग जैसे ही हम कहेगा तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इंडक्शन मेथड से करना है। दूसरी बात देखना है कि उस कंडक्टर को कैसा चार्ज करना है। तो हमने कैसा चार्ज करना है, नेगेटिवली। तो जो पास में हम जो रॉड लेके आएंगे वो पॉजिटिव वाला लाना है। नेगेटिव रॉड ले आओगे तो वो उल्टा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये कंडक्टर। तो हमने नेगेटिवली चार्ज करना है, तो हमने क्या लेके आए, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ग्लास रॉड। तो इसका एक्सप्लेनेशन ही डायग्राम से है। ये रहा वो अनचार्ज कंडक्टर। सेकंड वाले फिगर में देखा जाए तो उसके पास हम एक ग्लास रॉड लेके आए। सेम ड्यू टू अट्रैक्शन सारे नेगेटिव चार्ज इस साइड और सारे पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड। अब ग्लास रॉड को हटाना नहीं है, हटा देंगे तो फिर सारा रीअरेंजमेंट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या किया, अब हमने पॉजिटिव साइड की क्या कर दी, अर्थिंग। तो देखो आप दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अर्थ। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स ऑफ अर्थ जो है, रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब फोर्थ डायग्राम में आपको अर्थिंग भी हटा दिया है और ये रॉड भी हटा दिया है, क्योंकि हटाने से अभी जब तक ये रॉड ऐसे रखे रहोगे आप, ये नेगेटिव इसी साइड होगा, पर हमें नेगेटिवली चार्ज पूरे कंडक्टर पे लाना है। तो उसके लिए हमने ये रॉड हटा दी। देखिए अब ये पूरे पे नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो गया। तो इस तरीके से हमने इंडक्शन मेथड से किसी अनचार्ज कंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज कर लिया। अब आइए हम हमें अनचार्ज कंडक्टर है और उसमें से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव करना है, इसे भी समझ लेते हैं। तो लिखा ही है टू स्पेयर्स ए एंड बी आर पॉजिटिवली चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो कैसे करेंगे, ये हमें दो अनचार्ज कंडक्टर दिया है, हमने इन्हें कांटेक्ट में रखना है। यहाँ पे आप देख लेना ये दोनों कांटेक्ट पे है, तो इन्हें हमने कांटेक्ट पे रखा है। अब एक हमने ग्लास रॉड लेके आए। इस केस में आप ग्लास रॉड भी ले सकते हैं या इवनाइट रॉड, मतलब पॉजिटिव रॉड भी ले सकते हैं और नेगेटिवली भी। अब अगर मैंने ये पॉजिटिव रॉड लिया तो हमारा ये कंडक्टर ए नेगेटिवली बनेगा और कंडक्टर बी पॉजिटिवली। अगर मैं यहाँ पे इवनाइट रॉड, नेगेटिव चार्ज वाला रॉड लाता, तब हमारा ए वाला कंडक्टर पॉजिटिवली हो जाता और बी वाला नेगेटिवली। आप समझ गए होंगे क्यों हो जाता, वही अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण। फिलहाल हमने ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं। तो हमने ये पॉजिटिव रॉड लेके आए, तो इन दोनों कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज, दोनों के नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ। तो ये सारा नेगेटिव चार्ज इस साइड पे आ गया। तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ ए का नहीं, ए और बी दोनों के नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गया। और सेम वैसे ही दोनों के जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिवली रॉड से रिपल्सन के कारण अपोजिट साइड चले जाएंगे। तो ये इस साइड जो प्लस के दिखा रखे, ये दोनों ए और बी कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज है। अब एक्साइटेड होके आप ये रॉड मत हटा दीजिएगा, हटा देंगे रॉड तो फिर आपको पता है वो सारे फिर कैंसल आउट हो जाएगा और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे चले जाएंगे। फिर करना क्या है, तो ग्लास रॉड को एज इट इज रखना है, इन दोनों कंडक्टर को कांटेक्ट से हटा देना है। देखिए ये सी वाले इमेज में ये दोनों कंडक्टर को कांटेक्ट से हमने हटा दिया। तो उससे हुआ क्या, अब ए वाले कंडक्टर में पॉजिटिवली रह गया और बी वाले में क्या रह गया, ए वाले कंडक्टर पे नेगेटिवली रह गया और बी वाले पे क्या रह गया, पॉजिटिवली। अब आप इस ग्लास रॉड को हटा सकते हैं। यहाँ कोई अर्थिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं करना है। तो जैसे ही डी वाले डायग्राम पे आप देखोगे ये पॉजिटिव रॉड, ग्लास रॉड को हमने हटा दिया, तो ए पे नेगेटिव और बी पे पॉजिटिव, पर अभी दोनों थोड़े पास पास हैं। तो इनमें अब अट्रैक्शन के कारण ये नेगेटिव इस साइड और ये पॉजिटिव इस साइड दिख रहा है। तो हमने क्या करना है, इन्हें अब थोड़ा सा दूर कर देना है। तो ई वाले डायग्राम में हमने इन्हें थोड़ा क्या कर दिया, दूर कर दिया है। अब ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो गया नेगेटिव चार्ज और ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो गया पॉजिटिवली चार्ज। और इस तरीके से हमने इंडक्शन मेथड से क्या किया, दो अनचार्ज बॉडीज में से एक को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया और एक को जो है हमने नेगेटिवली चार्ज कर लिया। कैसे हो आप सब, आइए आज चैप्टर कंटिन्यू करते हैं आगे। अब लास्ट हमने वीडियो में जो पढ़ा था वो था हमारा मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। अब जो है हमने आगे जो पढ़ना है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
ठीक है। चार्ज के हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं और ये वैसी प्रॉपर्टीज है जो वाकई में बेसिक है। तो सबसे पहले जो है चार्ज की अगर हम बात करें तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इसका क्या कंसेप्ट है? तो सीधा सा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा कहीं पे भी होगा वो एडिटिव इन नेचर होगा। एडिटिव इन नेचर मतलब किसी भी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के चार्जेस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट्स हैं, पर हमें कहा कि टोटल चार्ज फाइंड आउट करिए। तो उसके लिए हमने जो है क्या करना है, उन्हें हमेशा ऐड ही करना है। वो अलग बात है कि चार्ज नेगेटिव था तो उसके कारण वो माइनस हो गया, डिफरेंट वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, लेकिन हमने जो एल्जेब्रिक अप्लाई करना है, एल्जेब्रिक जो हमने इक्वेशन या एक्सप्रेशन अप्लाई करना, वो ऐड ही करना है, एडिशन ही करना है। तो वही है सिंपल सा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, ब्रैकेट में लिखा हुआ टोटल चार्ज ऑन एन एक्सटेंडेड बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम हमेशा चार्जेस को प्लस ही करेंगे। और इसी प्रॉपर्टी के बेस पे भी कह रहा है कि कोई बॉडी जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनका हम क्या है सम निकालते हैं, प्लस करते हैं, और इस कारण से इक्वल अमाउंट में होता है तो जीरो होता है। अब ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने एक स्पेयर कंसीडर कर लिया, ठीक है, स्पेयर या थोड़ा ओवल सा दिख रहा है, इसके अंदर चार अलग अलग चार्जेस ले लिए, एक प्लस का 2Q ले लिया, एक माइनस का 5Q ले लिया, एक माइनस 7Q ले लिया, एक प्लस 6Q। ठीक है, यूनिट नहीं है Q, चार्ज के लिए Q लिखा हुआ। अब हमें कहता है कि यहाँ पे क्या फाइंड आउट करो, टोटल चार्ज। तो हमने जो टोटल चार्ज फाइंड आउट करना था तो वो क्या हो जाता, प्लस का हमने 2Q लेना है और फिर प्लस में माइनस का 5Q लेना है, फिर प्लस में माइनस का 7Q लेना है और फिर प्लस में हमने 6Q लेना। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिए हमने यहाँ पे जो है प्लस लिख ही देते हैं या चलो ठीक है, प्लस था तो हमने लिखा भी नहीं। तो यहाँ ये जो हम इन्हें क्या कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस आया साइन, यहाँ पे प्लस आया साइन, यहाँ पे प्लस आया साइन, क्योंकि एडिटिव नेचर है और इनका खुद का साइन माइनस का है तो उसके कारण सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन हमने जो एल्जेब्रिक फॉर्म अप्लाई करना है वो एडिशन का ही अप्लाई करना है। तो सिंपल सा है, कितना हो गया ये, -5Q माइनस 7Q माइनस 12Q हो गया और -12Q प्लस में 8Q तो -4Q। ठीक है ना, देख लेना आप, -4Q बच जाएगा। तो इस तरीके से टोटल चार्ज ये आ गया। तो इंडिविजुअल चार्जेस जितने भी होंगे टोटल चार्ज निकालना होगा तो उनको हम ऐड ही करते हैं। ठीक है, अब जो है ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव इन नेचर है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो भी हमने पढ़ा हुआ है, कंजर्वेशन वाला। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, या जो चार्जेस है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो इसके पीछे वही स्टेटमेंट कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, या फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम या बॉडी जिसका बाहर से कुछ अंदर नहीं आ सकता, अंदर से कुछ बाहर नहीं जा सकता, तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, जितना चार्ज पहले था बाद में भी चार्ज उतना ही रहेगा। तो वो स्टेटमेंट आप देख लेना। और यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था और हमने उसे समझ भी लिया था कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, ग्लास रॉड में आया पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ में आया नेगेटिव चार्ज। अब जितना ग्लास रॉड में पॉजिटिव का चार्ज आएगा सिल्क क्लॉथ में उतना ही नेगेटिव का चार्ज आएगा, क्योंकि ना ही कोई यहाँ पे नया चार्ज क्रिएट होगा ना ही पुराना डिस्ट्रॉय होगा। सिर्फ वहाँ रबिंग के कारण ग्लास के अंदर से मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिल्क क्लॉथ पे चले गए, तो इस हिसाब से ग्लास रॉड पे +5 और सिल्क क्लॉथ पे -5, और ओवरऑल देखेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो कंजर्व रहता है कि ना ही क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण चार्ज भी जो है वो ट्रांसफर हो गया। तो ये कंजर्वेटिव नेचर है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमारे काम की है, उसके ऊपर थोड़े न्यूमेरिकल्स भी हमें दिखेंगे। तो थर्ड जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज,
अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल के लिए, क्वांटिटी जो है वो इंटीग्रली मल्टीपल होगा। सिंपल सा आप समझ लीजिए टेबल होगी कि जैसे हमने कहा किसी में भी जो है कोई चार्ज है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, तो 2 का टेबल पढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया। और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, मार्कर हो, व्हाइट बोर्ड हो, टेबल हो, बेंच हो, किसी के अंदर भी जो चार्ज होगा वो 2 के टेबल्स में जो वैल्यू आती है उस वही वैल्यू उसके चार्ज होंगे, क्योंकि हमने कहा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ये क्या कहता है, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज। अब फंडामेंटल या बेसिक चार्ज क्या होता है, तो वो रही ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है हमारे लिए फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक ही बात है। तो अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जितना भी चार्ज है तो वो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के टेबल वाली वैल्यू ही आएगी, कि जैसे 1.6 2 3.2, तो किसी बॉडी में जो चार्ज है वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होगी। ऐसे ही 1.6 के टेबल में जो वैल्यूज आती हैं उतने ही वाले चार्ज हमें दिखेंगे, क्योंकि ये कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ देख लेना आप, एनी चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज एंड इट चेंजेस इन स्टेप्स ऑफ ई। मल्टीपल में जैसे 2 के टेबल में 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो वैसे ही डिफरेंस 2 का आ रहा था, मल्टीपल 2 का आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे आता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने ये लिखा हुआ है, Q इक्वल टू, Q यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल चार्ज को, E जो है वो फंडामेंटल चार्ज है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में हमें इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसलिए E लिखा है, प्रोटॉन भी बोलेंगे तो वैल्यू तो सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और N जो है वो नंबर ऑफ करंट कैरियर्स, या वही सिंपल सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस फॉर्मूले में हमें 3 टर्म्स दिख रहे हैं, टोटल चार्ज कैपिटल Q, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E। अब न्यूमेरिकल क्या आएंगे, सिंपल सा है, E तो देखो जी फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वेश्चन में या तो हमें टोटल चार्ज Q दिया होगा और हमें कहेंगे नंबर ऑफ करंट कैरियर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, एक टाइप का ऐसा आ सकता है, या फिर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए होंगे और हमें कहेंगे टोटल चार्ज निकालिए। मतलब जो न्यूमेरिकल आएंगे या तो कैपिटल Q फाइंड आउट करने आएगा या फिर स्मॉल n। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अभी करते हैं, उससे पहले ये जो एरो में मैंने लिखा हुआ है इसे थोड़ा समझ लेते हैं, ये 1 मार्क्स में आ जाता है। क्या है यहाँ पे, तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हमने बात कही कि वो मल्टीपल्स होते हैं फंडामेंटल चार्ज के, अब इसके भी लिमिटेशन है। हम अगर बात करें जो हम बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए 2 तरीके से हो सकते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो सकते हैं और एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एप्लीकेबल होता है। तो कभी पूछ दिया जाता है कि वाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल इन मैक्रोस्कोपिक लेवल, या वाई इट इज एप्लीकेबल ओनली इन माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब माइक्रो वर्ड हमें पता है छोटे या कम के लिए आता है, तो और मैक्रोस्कोपिक जो है वो लार्ज के लिए आता है या ज़्यादा के लिए आता है। तो सिंपल सा एग्जांपल से समझिए आप कि अगर 100 रुपये को हमने 2 लोगों में बांटना है तो 50-50 रुपीज़ दे देंगे, सफिशियंट है, मेजरेबल है, खर्च करेंगे तो कुछ चीज़ें खरीद भी पाएंगे। वही तो ये 2 लोग जो थे, सिर्फ 2 ही लोग थे, तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल था। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पैसों का वो मेजरेबल था, ठीक है, वैल्यूएबल था। अब वही अगर उस 100 रुपये को हमने अगर मान लो 200 लोगों में बांट दिया तो वो 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे, कोई कीमत ही नहीं होगी और उस हिसाब से वहाँ पे वो वैल्यूएबल भी नहीं है।
सेम ऐसे यहाँ पे क्वांटाइजेशन जो इंटीग्रल मल्टीपल है, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो कम पार्टिकल्स होंगे तो उसमें जो चार्ज उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा वो मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज में आ जाता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल्स पे आ जाता है, कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बांटा जाए चार्जेस को, कितना भी जितना भी चार्ज हो, 1 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ज़्यादा पार्टिकल्स में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के नहीं आता। तो इसीलिए ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना और वहाँ पे लिखा हुआ होगा यही जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने है ये तो हमने देख लिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और हमने फॉर्मूला भी देख लिया। अब यहाँ जो है कुछ हम न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स देख लेते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सी और बेसिक चीज़। हमें जो है एक नाम सुनने में आएगा, वो क्या है? पॉइंट चार्ज। ठीक है। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, गॉस लॉ भी आएगा, आगे टॉपिक है, तो उनमें ये पॉइंट चार्ज वर्ड यूज़ होगा। सिंपल सा है, पॉइंट चार्ज कोई भी ऐसा चार्ज जिसकी खुद की जो मैग्नीट्यूड या वैल्यू है वो क्या है? बहुत ही कम है, लेकिन उसका इफेक्ट, उस चार्ज का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो पॉइंट चार्ज कहलाता है कि इफ द डायमेंशन, वही उसकी खुद की वैल्यू ऑफ चार्ज आर फार लेस देन द डिस्टेंस अमॉन्ग सच चार्जेस देन द चार्ज इज कंसिडर्ड एट पॉइंट चार्ज। सिंपल सा फुटबॉल कंसिडर कर लीजिए, फुटबॉल का खुद का डायमीटर या साइज काफ़ी कम है, लेकिन अगर उसे किक करते हैं तो वो अपने डायमीटर के रेस्पेक्ट पे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर लेता है, तो वो हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होता था। ठीक है, तो सेम वैसे ही पॉइंट चार्ज है, कोई चार्ज है जिसकी खुद की डायमेंशन कम होगी लेकिन उसका जो इफेक्ट है, जो वो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, काफ़ी डिस्टेंस तक वो मेजरेबल होगा, तो वो हो गया पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे हमने एक डिफरेंस देख लेना है, ठीक है, और वो जो डिफरेंस है वो किसके किसके बीच में है? चार्ज और मास के बीच में। अब आप कहोगे ये चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस कहाँ से ले आए? तो होगा क्या, आगे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के दोनों सेम न्यूमेरिकल पे निकालने होंगे, उनका रेशियो भी निकालने आ सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमें कूलम्स लॉ में मिलेगा, बस हम अब अभी वो देखने ही वाले हैं, और उसके बाद जो है न्यूमेरिकल करेंगे। तो कंपैरिजन है, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, आप रीड भी कर लेना, मेन पॉइंट में बता देता हूँ। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा क्या है? पॉजिटिव में लिखते हैं, कभी ऐसा नहीं लिखते किसी का मास -30 kg है या -10 kg है, तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। दूसरा जो हम कह सकते हैं, चार्ज जो है वो क्वांटाइज है। मैं मेन वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाकी आप रीड कर लेना, डाउट्स होगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है, तो चार्ज इज क्वांटाइज, अभी हमने ऊपर पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फंडामेंटल चार्ज के मल्टीप्लिकेशन में होता है, लेकिन मास ऑफ अ बॉडी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी क्वांटाइज। तो ये जो मास है वो क्वांटाइज नहीं होता। अभी मैं कुछ को कंफ्यूजन होगा, अभी वो मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे पता है कंफ्यूजन क्या होगा। अब इसे ध्यान से समझिए, ग्लास रॉड से 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्लास रॉड से 5 इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे गए, तो ग्लास रॉड में उन 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम हो गया, ठीक है, और सिल्क क्लॉथ में उन 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया। ठीक है, ये चीज़ है। साथ ही साथ ग्लास रॉड से 5 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हुए हैं तो ग्लास रॉड में 5 इलेक्ट्रॉन का मास भी कम हो जाएगा, और सिल्क क्लॉथ में 5 इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी चीज़, इलेक्ट्रॉन गया है तो उसका मास भी कम हो जाएगा और जहाँ गया है वहाँ बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे मास जो ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल मास के नहीं होगा। अब फंडामेंटल मास क्या है? तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो वो जो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है वो फंडामेंटल मास होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो अगर किसी बॉडी के अंदर में हम मास चेक करें तो वो इस 9.1 इंटू 10⁻31 kg के मल्टीपल्स में नहीं मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि मल्टीपल्स में मिलेगा,
इन 2 जा 3 जा 5 जा ऐसा कुछ नहीं है, होगा ट्रांसफर हुआ ठीक है, लेकिन क्वांटाइज नहीं होगा, मल्टीपल में नहीं होगा। किसके मल्टीपल में नहीं होगा? जो इलेक्ट्रॉन का मास है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, उसकी टेबल नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ट्रांसफर होगा, चार्ज भी कम ज़्यादा होगा, मास भी कम ज़्यादा होगा, लेकिन चार्ज क्वांटाइज है किसी बॉडी पे, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, पर मास नहीं होगा। ठीक है, और ये फोर्थ पॉइंट, तो ये चार्ज जो है हमेशा कंजर्व्ड होता है, पढ़ा भी हमने लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम कहीं कुछ सोचेंगे मास भी तो कंजर्व्ड होता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि मास जो है वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, एनर्जी में, और एनर्जी से मास प्रोड्यूस हो सकती है। अब ये कहाँ से, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, उनमें क्या होता था, एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ से आती थी, रिएक्टेंट का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज किसी में भी चेंज नहीं होता, पर मास जो है कंजर्व्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, केमिकल रिएक्शंस में एप्लीकेबल है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, और हाँ, फोर्स बिटवीन चार्जेस जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, सेम सा, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल होंगे, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट होंगे। लेकिन दो मासेस के बीच में जो फोर्स होगा, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो तो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, एक ये आ गया। फिर यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज मेन रोल है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, और मास का मेन रोल है किसमें, ग्रेविटेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, और मास भी जो है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक आ जाएगा। और एक हमें कहें कि चार्ज मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कि अगर कोई बॉडी है तो उसका पहले मास होगा, उसके बाद चार्ज होगा, क्योंकि कोई सा भी मैटर होगा किससे बना है, पार्टिकल से, और पार्टिकल से बना तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ मास। तो मास के बगैर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज किसी ना किसी बॉडी या पार्टिकल में होगा, और पार्टिकल है तो मास पहले आएगा। लेकिन मास बगैर चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, हो सकता है न्यूट्रल हो, कोई चार्ज ना हो, लेकिन मास तो पहले आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़े पॉइंट समझा दिए, और आप देख भी लेना, कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आए तो फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे। अब आइए एग्जाम्पल 4 पॉइंट, वो एग्जाम